नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 का मैथ। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 का मैथ। पिछली क्लासेस में हमने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्लास 9 के मैथ्स में नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने कुछ नंबरों के बारे में जाना था। एक्सरसाइज 1.1 को हमने सॉल्व भी कर लिया था। अब हम आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। ठीक, तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं आज। क्लास 9 मैथ्स NCERT बेस्ड है। ठीक, देखिए दोस्तों, हम लोग जो बुक का सॉल्व कर रहे हैं, जो क्वेश्चन लगा रहे हैं NCERT बेस्ड है, जो आपके यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्डों के लिए कॉमन है। ठीक है, आजकल जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके CBSE और यूपी बोर्ड दोनों में, वो NCERT से ही पूछे जाते हैं। अदर किसी बुकों का क्वेश्चंस नहीं होता है। तो आप NCERT पढ़ने की कोशिश करिए। बाकी कंसेप्ट आप सबसे अच्छे से पढ़िए। कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया, आप कंसेप्ट उसको पढ़िए। आपके पास कोई बुक होगी, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको सेंड कर दीजिए, आपको सॉल्व करके मिल जाएगा। ठीक है, आपको पीडीएफ में सॉल्व क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सवालों पर। एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये नंबर सिस्टम का ही अगला चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय कैसी अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। ये होती है कि नहीं होती है, हमें सत्य है या असत्य है ये बताना है। तो ये बिल्कुल सत्य है। ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, इसका रीजन हमें लिखना है कि सत्य क्यों है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बिल्कुल सत्य है। और क्यों सत्य है, इसको मैंने आपको पढ़ाया होगा जब वास्तविक संख्या पढ़ा रहा था। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो रियल नंबर मैंने ये बताया था, रियल नंबर जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। यानी कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, इसलिए सत्य है। कह रहा हम हमेशा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी भाई। अगर परिमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है कि वास्तविक संख्या की डिफिनेशन ये होती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है वह वास्तविक संख्या होती है। अर्थात वास्तविक संख्या मतलब ये हो गया कि परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या अगर होगी, अपरिमेय होगी, तो वास्तविक संख्या हमेशा होगी। इसलिए अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, तो इसको हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। कहने का मतलब ये कोई संख्या रेखा है रूट m, तो ये प्रत्येक संख्या के लिए m जहां एक प्राकृत संख्या है, m एक प्राकृत संख्या है, तो प्रत्येक के लिए रूट m के रूप में होता है। अगर आप संख्या रेखा में निरूपित करेंगे ना, ये असत्य है।
दूसरा वाला जो आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पहले का दूसरा जो है वो असत्य है। ये कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु ऋण m के रूप में होता है। ऋण m के रूप में प्रत्येक संख्या होता है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि प्रत्येक संख्या ऋण m के रूप में होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब कभी कभी ये होगा, मान लीजिए संख्या रेखा, हम चलिए आपको रेखा इसको दर्शा दिखाते हैं क्यों असत्य है। असत्य इसलिए है, देखिए मान लीजिए संख्या रेखा ये 0 हो गया, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5, ठीक। लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव होगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। माना ये अनंत तक जाता है, ठीक है, ये डॉट अनंत तक जाता है। आप इसको ये मत सोचिए कि बस केवल 5 तक ही जाता है, क्या नहीं, ये अनंत तक जाता है, ठीक है। तो ये संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा का मतलब ये हो गया 0 पे एक मिड पॉइंट 0 हो गया, उसके राइट साइड 1 2 3 4 5 प्लस में, और उसके लेफ्ट साइड 1 -1 -2 -3 -4 आपका होगा, ठीक। अब आप ये बताइए कि इसमें से अगर हमने एक का अगर स्क्वायर लिया, ठीक, अगर एक का स्क्वायर रूट लिया तो एक आएगा। ये एक कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या हुई कि नहीं? √2 का अगर हम लेंगे तब ये √2 रहेगा। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगर हम 3 का देखें, केवल 3 का देखें, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये √3 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर रूट 3 रहेगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम यहाँ पे 4 का देखें, 4 का मतलब स्क्वायर रूट 4 का ले लें तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 एक ऐसी संख्या, परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ से कुछ चीजें समझ आ रही हैं क्या? ये कह रहा है हमेशा √m के रूप में होंगे। संख्या रेखा की जितनी संख्या है वो हमेशा √m के रूप में होंगे। और यह एक जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है, तो आप ये बताइए यह एक प्राकृतिक संख्या होगी, यानी कि पॉजिटिव वाली संख्या होंगी, ठीक। प्राकृतिक संख्या मतलब पॉजिटिव वाली संख्या होगी। तो क्या √m हमेशा कोई प्राकृतिक संख्या जो भी है हमेशा √m के रूप में है? बिल्कुल नहीं है। देखिए एक √m के रूप में है क्या? नहीं। √1 की है तो 1 बाहर आ गई, परिमेय संख्या हो गई। √2 की है, √2 जो है वो √m के रूप में है, लेकिन √2 है ना, √3 है, √4 तो नहीं है ना। √4 का मतलब 2 हो गया। यानी कुछ संख्याएं √m के रूप में रहेंगी, कुछ संख्या √m के रूप में नहीं रहेंगी। जब कुछ संख्या √m के रूप में है, कुछ संख्या √m के रूप में नहीं है, तो इसका मतलब यह कथन असत्य हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया। कभी भी, यानी कि हमेशा √m के रूप में संख्या रेखा पे नहीं हो सकती हैं, ठीक है। ये इसका रीजन रहा। इसको आप नोट करिए, इसको आप जरूर बना लीजिएगा। नोट करिए। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं, पहले का तीसरा नोट हो गया होगा। आपको प्राकृतिक संख्या और आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज है ना, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? पहले तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है। यह आपका क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा कह रहा है। तो इसका आंसर होगा बच्चा असत्य। आंसर क्या होगा? असत्य। और क्यों असत्य होगा इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे तुरंत। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, यह सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है, यानी कि यह असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। इसका हम लोग रीजन देंगे। कैसे रीजन? उदाहरण के रूप में हम लेंगे। उदाहरण ले लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 और 9 इन्हीं संख्याओं से हम उदाहरण लेंगे। आप अगर एक को लिखना चाहें, एक को आप स्क्वायर में लीजिए, स्क्वायर रूट में 1 आया, स्क्वायर रूट 1, एक का स्क्वायर रूट 1, इसका स्क्वायर निकालिए तो 1 आ गया।
अगर संख्या 2 को लेते हैं √2 होगा, √2 का मतलब √2। अब आप ये बताइए एक क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है? पिछला क्वेश्चन जैसे बता रहा था मैं सेम वही, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप बताइए 3 लिखा हुआ, 3 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 होगा, यानी कि √3 ही रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, इसलिए ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय हो गई, ये भी अपरिमेय हो गई। अब लेते हैं 4, यहाँ पे देख लीजिए 4 बराबर इस लिखे 4 का स्क्वायर रूट लिए 4 हुआ और इसका स्क्वायर रूट जब निकाल लिए कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब 5 लिए तो 5 का जो हमने किया अंडर रूट में लिया तो ये अंडर रूट 5 ही रह जाएगा क्योंकि 5 कोई जोड़ा बनेगा नहीं। तो ये किस प्रकार संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप एक बार खुद देखिए कि कहीं परिमेय आ रहा है तो कहीं अपरिमेय, कहीं परिमेय तो कहीं अपरिमेय। तो यानी कि प्राकृतिक संख्या जो हमने संख्याएं लिया 1 2 3 4 5 6 8 ये वास्तविक संख्या ही है। तो क्या आप ये बता सकते हैं क्या हमेशा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आ रही है, कहीं परिमेय भी संख्या आ रही कहीं अपरिमेय आ रही। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक, अगर ये जैसे पहला क्वेश्चन इसलिए सही हुआ, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पहला क्वेश्चन तो आपने सही करा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अब यहाँ पे आ गया तो आपने गलत करा दिया, सर इसमें लिखा क्या, परिवर्तन क्या है, वही तो है, यहाँ पे अपरिमेय है वास्तविक, वहाँ भी अपरिमेय वास्तविक था। तो नहीं, वहां पे लिखा हुआ था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। तो इसका मतलब कि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है कि नहीं है। तो वहां था कि हाँ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। तो ये कह रहा है कि अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पे लिखा कि वास्तविक संख्या जो है वो हमेशा अपरिमेय होती है। तो ऐसा आप बता सकते हैं हमेशा अपरिमेय होती है? नहीं बाबा, हमेशा अपरिमेय कहाँ होती है। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होता है। मैंने पहले क्वेश्चन में इसको आपको डिफिनेशन लिखा है कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय का संग्रह होती है। जैसे अच्छा मान लो तो वास्तविक संख्या हमेशा अपरिमेय नहीं होगी, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय होगी। उदाहरण से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक क्लास है, ठीक, कोई एक क्लास है, कोई भी क्लास लाइन थी मान लीजिए, तो उसमें कुछ बच्चों को हमने कह दिया ये परिमेय है कुछ अपरिमेय है। उसमें से हमने एक लड़के को बाहर निकाला और उस एक लड़के को बाहर निकाला और एक लड़के को बाहर निकाल खड़ा कर दिया, कह दिया कि ये जो लड़का है इसी से पूरी क्लास है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? अगर क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, तो उदाहरण के तौर पर लिया है, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट बैठा हुआ है और उसमें से हमने एक स्टूडेंट को निकाला और ये कह दिया कि ये एक स्टूडेंट जो ये है ना ये 50 स्टूडेंट के बराबर है क्योंकि यही एक क्लास के बराबर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक स्टूडेंट 50 स्टूडेंट के बराबर होगा? नहीं होगा। तो यानी कि ये सब गलत है। अगर हम ये कहें कि 50 स्टूडेंट से मिलकर एक क्लास बनी है और उस क्लास का हिस्सा एक स्टूडेंट है तो ये सही हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये मेरा है कि 50 स्टूडेंट है उसमें से हमने एक स्टूडेंट को ले लिया और उसको हमने ये कह दिया कि ये लड़का क्लास 9th का है। ठीक, ये लड़का क्लास 9 का अर्थात इस क्लास का हिस्सा है, तब ये सही है। अगर हमने ये कह दिया इसी लड़के की वजह से पूरी क्लास है, अर्थात ये लड़का है तो क्लास है, अगर ये नहीं है तो क्लास नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं। अगर ये कहते हैं अपरिमेय नहीं है तो क्या वास्तविक संख्या नहीं रहेंगे? अरे रहेंगे, अरे ये तो अपरिमेय संख्या तो रहेंगी ना उसमें। तो इसलिए आप सीधा पहला क्वेश्चन सत्य था क्योंकि वहां ये पूछ रहा था प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो सही था। यानी कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो ये गलत है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलकर आई हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सत्य होगा। पहले का तीसरा ये लिखा हुआ था अपरिमेय।
ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का डिस्कशन करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करिए 2 मिनट के अंदर। आज एक्सरसाइज 1.2 को खत्म कर देंगे। बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं, 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है केवल, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक, आप नोट कर लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहने का इसका मतलब ये है कि जितने भी धन पूर्णांक है ना, पूर्णांकों के वर्गमूल जो है क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। ऐसा कह रहा है। अगर कह रहा है अगर नहीं होते हैं, अगर नहीं होते हैं तो उदाहरण देकर समझाओ, उदाहरण देकर बताओ। क्या करना है? उदाहरण देकर हमें बताना है। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण बताओ जो परिमेय संख्या हो। तो बहुत सारे हमारे पास उदाहरण, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये क्या होता है कि प्रत्येक, अब देखिए हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण लेने का मतलब हमारा है कोई भी संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी में से रैंडम किसी भी संख्या को आप उठा लीजिए। आपने 4 को उठाया। एक हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका वर्गमूल परिमेय है। तो यानी कि 4 का अगर हम वर्गमूल लेंगे परिमेय आएगा। 4 का वर्गमूल लिया, 4 का हम वर्गमूल लिया तो 2 × 2 किया, इसमें से 2 का जोड़ा बना, 1 तो बाहर आ गया। ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, और धनात्मक भी है कि नहीं? ठीक, तो यही कह रहा है। यानी कि जो पूर्णांक है अगर उसका वर्गमूल अपरिमेय है, कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय भी होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो उदाहरण देकर हमें बताओ कि कोई एक ऐसा उदाहरण बताओ जिसका वर्गमूल परिमेय हो। 4 एक ऐसा उदाहरण जिसका वर्गमूल क्या होगा? परिमेय होगा। आपके पास एक 9 भी है। आप जब 9 का वर्गमूल लेंगे ना, ये भी क्या आएगा? परिमेय ही आएगा। देखिए 9 का मतलब 3 × 3 = 3। ये क्या है? परिमेय। आपके पास 1 भी है, तो आप 1 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो 1 आएगा। ये भी क्या है? परिमेय। क्या है? परिमेय है। इसमें इन पहले और दूसरे क्वेश्चन कुछ खास था नहीं, केवल परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है ये समझना था। अगर हमें परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, अगर इतना पता होता तो हम इस एक्सरसाइज को आसानी से कर लेते हैं, कि नहीं? तो इसमें कुछ था नहीं। तो आइए ये सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, वो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। तो हम इसको संख्या रेखा पे निरूपित करवा रहे हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। नोट नहीं हुआ होगा आप वीडियो को बीच में रोक के नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है आपका कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक, यानी कि √5 ये जो है ना, √5 जो है ये आपका, इसको हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो आइए संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। ये आपकी हो गई एक संख्या रेखा।
ये हो गई संख्या रेखा। बीच का एक पॉइंट हमने ले लिया, ये हो गया आपका 0। इसके राइट साइड जितनी संख्या लिखेंगे वो पॉजिटिव होंगी, ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। ठीक, आगे इसकी संख्या आप लिख सकते हैं 3। लेफ्ट साइड 0 जितनी संख्या होंगी वो निगेटिव होंगी। -1, -2 और ये आपको हो गया -3। बराबर नहीं है लग रहा है, तो आप जो भी होना चाहिए बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक। 0 के राइट साइड जो भी संख्या है 1 2 3 ये पॉजिटिव होंगी। 0 के लेफ्ट साइड जितनी संख्या है -1 -2 -3 होंगे। ठीक है, अब कुछ नाम लेते हैं, यानी कि इस 0 को हम O मान लेते हैं। इस 0 की ही O मान लेते हैं, अर्थात इसको 0 को O मान लिया, 1 को A मान लिया। ठीक, O और A के बीच की जो दूरी है ना 1 सेंटीमीटर हमने माना। कितनी? 1 इकाई, अर्थात OA = 1 इकाई। ठीक, आप देखिए ना, इस O से A तक की दूरी कितनी है? 1 ही तो है। 0 के बाद 1 लिखा, यानी कि दूरी कितनी है? 1 है। 1 को हमने क्या किया, इतना बढ़ाया, 1 पॉइंट हमने लिया B, तो हमने माना किसको? AB = 1 इकाई। कितना मान लिया? AB = क्या हो गया? 1 इकाई। AB = क्या हो गया? 1 इकाई। तो O से हमने एक रेखा AB से मिला दी। O से हमने एक रेखा AB पर मिला दी। पहले हम रचना कर रहे हैं, एक तरफ से हम इसको बना रहे हैं। एक संख्या रेखा लिया 0, फिर 1 2 3, उसके पीछे -1 -2 -3 किया, फिर 0 से A तक की दूरी जो है हमारी 1 है, तो हमने मान लिया O से A तक की दूरी कितनी है? 1 इकाई है। फिर AB हमने बना लिया, B एक पॉइंट लिया, हमने AB को मिलाया तो वो भी 1 है, हमने मान लिया ये 1 है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना, देखिए ये 1 है और ये 1 है, तो हमें किसकी? OB की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। अभी आप लोग पढ़े नहीं होंगे, अगर नहीं पढ़े मैं बता दूं अभी क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ होगा OB² = OA² + AB²। ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ट्रिग्नोमेट्री आपके 9th में है ही नहीं, 8th में रही होगी ट्रिग्नोमेट्री, तो आप इसको पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय ये होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय यही होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो OA जो पॉइंट है, O और OA जो है वो हो गया आपका आधार, AB जो आपका हो गया लंब हो गया, और OB हो गया ये कर्ण हो गया। OB की वैल्यू हमें फाइंड करनी, OA की वैल्यू 1 है, AB की वैल्यू कितनी है? 1 है। OB² = OA की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। समझ आया यहाँ तक? यानी कि हमने OA की वैल्यू 1 मानी है, AB की वैल्यू 1 मानी है, तो हम लिख दिए OB² बराबर OA² प्लस AB² होता है। OA आधार है, AB क्या है? लंब है, और OB क्या है? कर्ण है। आप यहाँ लिख सकते हैं, ये हो गया आपका लंब, ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया कर्ण। ठीक, तो अब OB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। OA की वैल्यू हमें पता है 1 और AB की वैल्यू पता है 1, तो OA का स्क्वायर, OA की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, AB की वैल्यू AB² लिखा है, AB की वैल्यू 1 है तो AB का 1 का स्क्वायर होगा।
तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 2 हो गया। OB स्क्वायर इक्वल टू 2, और जब OB बराबर लिखेंगे, OB बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2, यानी कि OB की वैल्यू कितनी आ गई, √2। ये स्क्वायर उधर जाएगा, उस 2 के ऊपर क्या लग गया, रूट लग गया, तो ये OB की वैल्यू कितनी हो गई, √2। अब इस कार्ड को हटा देना, OB की वैल्यू आपकी हो गई √2, ठीक। OB की वैल्यू कितनी हो गई, √2। अब हम B से फिर एक पॉइंट लिए, एक इकाई तक और बढ़ गए, इसको हमने पॉइंट दे दिया C, और इसको हमने O से यहां तक दिया, इसको मिला, ये मिला दिया। अब OC हो गया। अब देखिए OB की वैल्यू हमने √2 फाइंड कर लिया। अब हमने क्या किया, BC एक पॉइंट लिया, उसकी भी दूरी कितनी मानी हमने, 1 इकाई है। कितनी है, 1 इकाई। तो देखिए BC की वैल्यू पता है, OB की वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, OC, तो हम OC निकाल लेंगे। ये भी एक त्रिभुज ही बन जा रहा है। तो अब फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर OC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। देखिए अब फिर से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं ऊपर इसके, ठीक है। ऊपर मैं इसको लिख रहा हूं, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन सा बन रहा है, OBC, त्रिभुज OBC, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज OBC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से, कौन सा प्रमेय लगाने से, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से OC स्क्वायर इक्वल टू, OC कौन सा, ये OC हो गया, OC स्क्वायर इक्वल टू, OC हमारा क्या है, टर्न है, BC हमारा लंब हो जाएगा, और OB हमारा आधार हो जाएगा। OC स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, प्लस किसका, BC का स्क्वायर। OC स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो OB की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक। OC स्क्वायर इक्वल टू √2 का जब स्क्वायर करेंगे, देखिए √2 लिखा हुआ है इधर, देखिए √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया √2 गुणे √2। जब √2 को √2 से 2 बार गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 2, ठीक है। सेम संख्या जब रूट में हो गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लिया हमने 2, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया 2 + 1 = 3। OC बराबर जब लिखेंगे तो ये √3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। क्यों √3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, और 2 और 1 जोड़ दिए 3 हो गया। OC स्क्वायर इक्वल टू जब 3 है तो OC बराबर कितना हो जाएगा, √3। ये जो स्क्वायर है इधर आके अंडर लग जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अभी OC की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। कितनी, √3। अभी हमें लाना कितना है, √5 लाना था, तो √5 हमें निकालना है। तो अभी फिर से अभी निकाल रहे हैं। आप यहां तक नोट करिए पहले, तो मैं आगे इसका सवाल कर रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सवाल है। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम आप यहां देख लेते हैं, आप इसको नोट करिए तो मैं आगे इसका अगला पार्ट बताऊं। नोट हो गया होगा, देखिए हम इसका अगला पार्ट कैसे करेंगे। अब एक पॉइंट लिए C, यहाँ खींच लिए हो गया D भी कितना है, एक ही है, और इसको मिला लिए O से। अब ये हो गया पॉइंट D। अब OD की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए OC की वैल्यू √3, एक पॉइंट C से लिए D तक ले गए, D पॉइंट मान लिया। अब D और C और D के बीच की दूरी कितनी है, 1 है। तो अब हमें क्या निकालना है, OD की वैल्यू निकालना है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज OCD में
क्या लगाने से? पाइथागोरस प्रमेय लगाने से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होता है क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। देखिए इसमें कर्ण आपका है ओडी, तो ओडी की वैल्यू तो हमें पता नहीं, इसी वैल्यू को हमें निकालना है। तो ओडी की वैल्यू पता नहीं तो हम लिखेंगे ओडी स्क्वायर, कर्ण के स्थान पे ओडी स्क्वायर। अब आपका इसकी मैं बात करूं तो आपका ये लंब हो गया, ये आपका आधार है, तो डीसी आपका है आधार, तो हमें क्या निकला? आधार। तो डीसी की वैल्यू कितनी है? 1, तो आपका 1 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया? ओसी, अब इसकी दूरी कितनी है? √3, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर बराबर में लिखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मैं बताया जैसे √2 वाला था वैसे ही √3 का स्क्वायर इक्वल टू √3 इंटू √3, और जब दो बार √3 गुणे होंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हो गया 3, कितना आ गया? 3 आ गया। 1 + 3 यानी कि 3 और 1 4। ओडी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ओडी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4। क्या आ गया? 4। तो आप ये बताइए कि ओडी बराबर क्या हो जाएगा? √4, और √4 का मतलब क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट निकल सकता है ना? क्या है? कितना निकल के आएगा? 2। ओडी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। इस ओडी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओडी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमें निकालना है कितना? √5 अभी निकालना है। अभी √5 तक तो आया नहीं है, तो √5 को भी हम डिस्कशन करेंगे। अब इस डी पॉइंट से एक पॉइंट और आगे बढ़ाएंगे ई पॉइंट तक। यहाँ हमारा ई पॉइंट है, कितना हम बढ़ाए हैं? 1 इकाई ही बढ़ा रहे हैं, 1 इकाई से हम ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है? 1 इकाई बढ़ा रहे हैं, और इसका हम यहाँ पे ये ई को कहाँ से जोड़ लें? ओ से, ओ पॉइंट से जुड़ गया। अब ये बताइए ओडी की वैल्यू 2 है, डीसी की डीई की वैल्यू 1 है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है? ई और ओ की वैल्यू, ई ओ की वैल्यू निकालना है। तो 2 वैल्यू पता है, 1 वैल्यू पता है, यानी कि ये वैल्यू हमें पता नहीं है। अब इसी की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा √5 आ भी जाएगा। आप देखिए त्रिभुज ओईडी में, त्रिभुज ओईडी में, ठीक, त्रिभुज ओईडी में पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे OE स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक, कितना? DE स्क्वायर हुआ। OE की वैल्यू हमें पता नहीं है, OE स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, और OD की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो 2, ये 2 है ना OD की वैल्यू, ये OD की वैल्यू 2 है ना, ये OD की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस DE की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर। OE स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो OE स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 5, और जब OE इक्वल टू निकालेंगे कितना आ जाएगा? √5। समझ में आई बात? ये आपका रूट कितना हो गया? ये आपका √5 होगा। ये आपकी संख्या रेखा है। इसको इतना बड़ा सॉल्व किया है क्योंकि इतना बड़ा सॉल्व करने में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना, तो इसका एक सेकंड मेथड ये देख लेते हैं। पहले तो फर्स्ट मेथड है, आप इसको सॉल्व करिए, नहीं तो इसका आप सेकंड मेथड देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कम में हो जाएगा। इसमें हमने 3 से 4 बार क्या लगा दिया? पाइथागोरस प्रमेय लगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, तो आप परेशान हो जाएंगे इतना प्रमेय कहाँ कैसे लगाए, दिमाग से उतर जाएगा आप सोचेंगे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। थोड़ा आप इसको नोट करिए, तो मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूँ, ठीक है? हो गया होगा।
देखिए एक संख्या रेखा ये हो गई, ये हमारी एक संख्या रेखा होगी, ये आपका 0 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3 हो गया। ठीक, आप ये बताइए हमें लाना कितना है, √5। कितना लाना है, √5 लाना है ना, कितना लाना है, यही देख लीजिए कितना लाना है, √5। हम √5 कब ला सकते हैं, कब हम, अच्छा ये बताइए आप 5 कब ला सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपको 5 लाना है, 5 को आप दो संख्याओं में तोड़ दीजिए। आप 4 + 1 कर सकते हैं, 3 + 2 कर सकते हैं, क्या और कुछ कर सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे सर 5 + 0 भी कर सकते हैं, आप ये भी सोच रहे होंगे सर 2 + 3 भी कर सकते हैं, आप ये भी सोच रहे होंगे सर 1 + 2 कर भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे सर 0 + 5 भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, आप ये सोच रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, आप देखिए 4 + 1 लिखा है, 1 + 4 लिखा है, सेम ही है। आप इधर उधर पलट दिया और कुछ तो हुआ नहीं, प्लस में है इसलिए कुछ नहीं होगा ना, तो सेम लिखा हुआ। 3 + 2 5 होगा, 2 + 3 भी 5 होगा, सेम लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं। 5 + 0 5 होगा, 0 + 5 भी 0 होगी, प्लस में लिखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये ऑलरेडी 3 प्रकार से लिखा जा सकता है, 6 प्रकार हो गए ना, तो आप यही तीनों ऊपर वाले ही मान लीजिए। अब आप ये बताइए, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमसे 4 + 1, ये जल्दी हम तुरंत सोचते हैं क्या 4 + 1 कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 4 + 1 कर लिए 5 आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, देखिए अब ये 5 लिखा हुआ था, 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, 4 + 1 लिख सकते थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते थे। ठीक, अब देखिए इसका अगर हमें इतना लाना है, 5 लाना है, 4 + 1 लिखेंगे, लेकिन √5 लाना है तो क्या लिखेंगे, जब हम √5 लाएंगे तो क्या लिखेंगे, √5 लाने के लिए हमें √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर चाहिए। √5 लाने के लिए हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही तो था। देखिए दोनों तरफ आप रूट ले लीजिए, क्या लीजिए, दोनों तरफ आप रूट लेंगे, दोनों तरफ हमने जब रूट ले लिया तो यही तो हो गया, √5 = 2 का स्क्वायर प्लस 1, हाँ तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये कितना 4 और 1 5 हो गया, नहीं √5 आ गया, यही करना है। अब आप यहाँ से देखिए एक संख्या ये गया, यहाँ पे आया, ये जी आपका हुआ, ये आपका 1 था, ये आपका 1 ही है, ये आपका √2 आया, √2 आपका यहाँ आया कि नहीं आया। अब आपका जो 5 आएगा ये यहाँ पे, ये आपका √5 होगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखें, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप तुरंत बना सकते हैं, यही ये शॉर्ट फॉर्म आपका, इसका नाम भी दे दीजिए A और B। ठीक, ये आपका क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया, इस तरह से निकाल सकते हैं, ये थोड़ा सा इजी है। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हुई, कल हम एक्सरसाइज 1.3 का डिस्कस करेंगे। थैंक्स क्लास।